नमस्कार। आज पुनः इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। काल सर्प योग की इस सीरीज में आज आपके सम्मुख 7वां काल सर्प योग तक्षक नामक काल सर्प योग लेकर के हाजिर हुआ हूं। इस काल सर्प योग की सीरीज में 6 प्रकार के काल सर्प योगों के बारे में चर्चा हो चुकी है। उसमें से जो पहला अनंत, दूसरा कुलिक, तीसरा वासुकी, चौथा शंखपाल, 5वां पद्म, छठा महापद्म और जो आज चर्चा होगी वह है तक्षक नामक काल सर्प योग। सभी काल सर्प योग राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाने से बनते हैं, आप यह जान चुके हैं। तो तक्षक नामक काल सर्प योग भी इसी प्रकार से राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आने से बनता है, परंतु किस भाव में राहु केतु की स्थिति हो इसको मैं आप बताऊंगा। यानी कि जन्म कुंडली में केतु लग्न में स्थित हो, सप्तम भाव में राहु बैठा हो, ऐसी स्थिति किसी कुंडली में हो और उसके मध्य में सारे ग्रह हो, यानी कि एक ग्रह भी उससे बाहर नहीं होना चाहिए और साथ में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, उनके मध्य में होना चाहिए सारे ग्रह। जो भी जितने भी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जो ग्रह हैं वह राहु और केतु के एकत्र होना चाहिए। अष्टम भाव, नवम, दसम, एकादश, द्वादश भाव में ही ग्रह होने चाहिए, यानी कि उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, उनके मध्य में होने चाहिए, तब ही काल सर्प योग घटित होता है। प्रिय मित्रों, ये काल सर्प योग बन गया, सप्तम भाव में राहु, लग्न में केतु, तो यह तक्षक नामक काल सर्प योग बना। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं राहु केतु काल सर्प योग को निर्माण करते हैं। राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आने से भिन्न भिन्न 12 प्रकार के काल सर्प योग घटित होते हैं। तो राहु केतु जब यह काल सर्प योग बनाते हैं तो हमारा जीवन संघर्षमय क्यों होता है कि राहु केतु एक पाप ग्रह है, उसमें जो इनका अपना प्रभाव कुंडली में देखने को नहीं मिलता है। जिस राशि में और जिस ग्रहों के साथ यह बैठते हैं उस प्रकार का इनका प्रभाव देखा गया है। तो राहु केतु जब अकेले होंगे, उनके मध्य में सारे ग्रह आएंगे तो उनका वर्चस्व और बढ़ जाता है। तो मित्रों, आपने यह तो जाना कि तक्षक नामक काल सर्प योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से घटित होता है, कौन से ग्रह की क्या स्थिति होने पर, यानी राहु केतु की क्या स्थिति होने पर और कहां पर कौन से ग्रह बैठने पर यह घटित होता है, ये तो आपने जाना। यानी कि इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव क्या है ये जानते। इसका प्रभाव यह है कि सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार, और लग्न आप है, आप और आपके वैवाहिक जीवन से अलावा अन्य चीजों में ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिन भावों में बैठते उसी भाव के ज्यादा प्रभाव, उनकी दृष्टि का जो फल है वो भी कम देखा गया है। यानी कि मैंने किसी भी जन्म कुंडली में यह देखा कि उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां पर अधिक प्रभाव नहीं देते हैं, जितना जहां बैठते हैं वहां पर देते हैं, क्योंकि अपना इनका प्रभाव कोई है ही नहीं। छाया ग्रह जिसके साथ बैठते हैं वैसा इनका प्रभाव होता है। तो राहु केतु, जैसे सप्तम में राहु, लग्न में केतु, तक्षक नामक काल सर्प योग हुआ। तो लग्न आप है, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका विचार, और सप्तम भाव आपके जीवन में आने वाला जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, लड़का है लड़की है, दोनों की जन्म पत्रिका के हिसाब से, तो उसका विचार सप्तम भाव से करते हैं। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर हो या किसी कार्य क्षेत्र में यानी काम करते समय का जो पार्टनर हो, उसका विचार किया जाता है। वह क्या होता है, धोखेबाज, यानी कि धोखा अधिक देता है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, लड़ाई झगड़े कर लेना, और तनावपूर्ण जीवन जिसमें वैवाहिक जीवन में देखा गया है। वैवाहिक जीवन क्या होता है, तनाव पूर्व व्यतीत होता है, छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाना, शकी प्रवृत्ति का, यानी कि जो लाइफ पार्टनर आएगा वो बहुत ज्यादा शक करने वाला होगा। होता कुछ नहीं है, शक ज्यादा होता है। शक से क्या होता है, मानसिक पीड़ा होती है, मानसिक चिंता अधिक बनी रहती है, तनाव बना रहता है। उसी प्रकार से लग्न आप है, उसमें केतु बैठेगा तो इन्फेक्शन जन्य रोग आपको देगा, यानी कि हर प्रकार की बीमारी आपके अंदर जल्दी, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देगा वह। अब ठीक है, जहां पर ये बैठे हैं उनका प्रभाव तो बता दिया, कुछ परसेंट 25 या 30% उनका प्रभाव यानी दृष्टि में भी होता ही है। जब केतु की दृष्टि पंचम भाव में पड़े, आपके ज्ञान, शिक्षा, उच्च शिक्षा में बाधा अवश्य लाता है। कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है, आप शिक्षा में, आपकी शिक्षा में, आपके संतान के क्षेत्र से कुछ ना कुछ परेशानी, शिक्षा के क्षेत्र में, और यदि प्रेम कर रहे हैं आप, लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें भी खटास पैदा कर देता है, यानी आपकी भावनाओं से खिलवाड़ होने की अधिक संभावना देखी गई है। वहीं पर राहु की 5वीं दृष्टि जो आय भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव में पड़ेगी, तो आप खूब संघर्ष करें जीवन में, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, परंतु आय के क्षेत्र में भी हमेशा कुछ न कुछ तनाव बना रहता है। वहीं पर जो राहु की उच्च दृष्टि है
तृतीय भाव पर आपके पराक्रम और मेहनत भाव पर है तो यहां पर आपको अच्छा करेगा, आपको खूब मेहनत करने वाला बनाएगा, परिश्रमशील बना देगा। परंतु फिर भी वही हाल है, क्योंकि काल सर्वयोग तो घटित हो रखा है। परिश्रम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उसका अल्प सुख, यानी कि जितना आपने मेहनत किया 100% आपने परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उसका 30-40% मिल पाना, यह आपके लिए तनावपूर्ण जीवन हो जाता है। वहीं पर राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य में आने वाली चीजें जो भी है, नया चीज होने वाला है जीवन में, उस पर क्या करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। तो धार्मिक यात्राओं का, धार्मिक चीजों का विचार किया जाता है, धार्मिक चीजों से बहिर्मुख करा देगा। झूठ अधिक बुलाता है, लग्न में बैठा हुआ केतु झूठ बुला देगा, यानी कि असत्य वाणी बोलने वाला होता है। वहीं पर राहु सप्तम भाव में बैठ करके तक्षक नामक काल सर्वयोग बना रहा है, राहु सेवंथ हाउस में और लग्न में केतु, तो जीवन साथी में जो होता है लाइफ पार्टनर, वो भी बहुत झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला अधिक होगा। हर बात में, छोटी छोटी बात में आप यह पकड़ लेंगे वो झूठ बोल रहा है। भ्रम में भी डाल देते हैं, लेकिन झूठ भी हुआ, असत्य भी हुआ, बुला ही देता है। इस कारण से वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण व्यतीत होता है सिद्धार्थ को। इसके लिए क्या करें? तक्षक नामक काल सर्वयोग है। पहले तो आप देखिए जन्म कुंडली में यह योग घटित हो रहा है या नहीं है, किस प्रकार से हो रहा है वो तो बता दिया मैंने आपको। एक भी ग्रह इनसे बाहर है तो नहीं है काल सर्वयोग, यह आपको अवश्य देखना है तो आप किसी भी पाप ग्रहों की दशा चल रही हो, जैसे सूर्य, मंगल, शनि या इन राहु केतुओं की चल रही हो दशा, तो उनकी दशा या अंतर दशा में उस पर अच्छा मुहूर्त माना जाता है कि राहु केतु का जो मंत्र संख्या उसका जाप करा के दशांश हवन, मार्जन और तर्पण अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे काल सर्पयोग की शांति हो सके। उसी में से जो राहु केतु का मंत्र जप है, ओम राम राहवे नमः, केतु का ओम केम केतवे नमः, ये बीज मंत्र है। इनको तो आप नित्य अपने नित्य कर्म में सुबह शाम शामिल कर लीजिए, यानी कि एक एक माला इनका भी करना ही है। और उसी में से भगवान शंकर की नित्य आराधना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जप या महामृत्युंजय का जप, या किसी नदी के किनारे कोयले बहाने, यानी कि जो काले वाले कोयले होते हैं, वह शनिवार के दिन या बुधवार के दिन यह आप करिए, इससे भी शुभ फल की प्राप्ति होगी, यानी इस काल सर्वयोग से बचा जा सकता है। प्रिय मित्रों, जो तक्षक नामक काल सर्वयोग है, राहु सप्तम भाव में, लग्न में केतु, जो अनंत नामक काल सर्वयोग पहला था वह राहु लग्न में था, सप्तम में केतु, ठीक अपोजिट, ठीक विपरीत थे। तो जो अनंत नामक पहला काल सर्वयोग है उससे 50% कम होता है इसका प्रभाव। तक्षक नामक काल सर्वयोग का प्रभाव कम देखा गया है, यानी उतना प्रभावशाली नहीं होता है। जो ये 6 प्रकार के पहले के पूर्व के काल सर्वयोग थे उनसे कम प्रभावशाली होते हैं जो आज से प्रारंभ हो रहे हैं। जो काल सर्वयोग अष्टम भाव में राहु आ जाएगा, नवम भाव में राहु आ जाएगा, इस प्रकार के जो 6 प्रकार के काल सर्वयोग होंगे वो पूर्व के 6 प्रकार के काल सर्वयोग से कम प्रभावशाली होते हैं, फिर भी उनका प्रभाव देखा गया, यानी कि संघर्षमय जीवन तो अवश्य बना ही देते हैं, अपना प्रभाव तो दे ही देते हैं। तो इसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, यानी कि इसके उपाय करने ही चाहिए आपको। तो मित्रों, तक्षक नामक काल सर्वयोग के बारे में भी आप चर्चा हुई। अगले कार्यक्रम में अगला काल सर्वयोग जो 8वां काल सर्वयोग है उसको लेकर के आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा, अगले कार्यक्रम में मैं आपको उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अच्छा लगा तो कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो मेरे आने वाले नए वीडियोज आपके मोबाइल में अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आप देख पाएंगे। तो मित्रों, अगले कार्यक्रम में पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।